साथियों, आपकी जिज्ञासाएं निरंतर हमको मिलती रहती हैं और व्यक्तिगत रूप से जवाब देना संभव नहीं है, उसके लिए आपसे क्षमा चाहेंगे। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सवालों के जवाब किसी वीडियो द्वारा दे दिए जाएं। आप में से अधिकतर साथियों ने पूछा है कि घटना कब घटित होगी और उसको किस तरह से कुंडली में देखें, और इसमें भी ज्यादातर साथियों के प्रश्न इस बात पर थे कि विवाह की घटना को कैसे देखें, कि विवाह कब होगा और किन भावों से देखें। तो आपकी जिज्ञासा को देखते हुए आज हम विवाह की घटना को कैसे देखें और इसके कौन कौन से भाव होते हैं, इसी पर बात करते हैं। पहले विवाह के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी पर बात कर लेते हैं, फिर आगे की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो घटना जाननी है, जो सवाल आपके सामने है, वह किस भाव से संबंध रखती है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। जिस सवाल का उत्तर हमको जानना है वह किस भाव से देखा जाएगा, इसको जान लेना सबसे पहला काम होगा। और यह एक साधारण सी बात है, बेसिक बात है। इस बात का पता आपको चल गया तो फिर आगे कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। घटना का संबंध किन भावों से है, यह जानने के लिए आपको कारकत्वों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और कारकत्वों के बारे में हमने पहले से ही एक पूरी श्रृंखला बनाई हुई है। यदि कारकत्व आपके ध्यान में नहीं है तो आप एक बार रिवीजन जरूर कर लें। घटना किस भाव से संबंध रखती है, यह जानना कोई मुश्किल काम नहीं है और आप में से ज्यादातर लोग इसको जानते भी होंगे। कुछ घटनाओं में थोड़ा बहुत फर्क है हमारी इस विधा में और आप जो प्रयोग करते आए हैं उसमें। और सबसे बड़ा तो इसमें प्रेम विवाह का है, चतुर्थ भाव, जो कि साधारणतया लोग पंचम भाव को लेते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर चतुर्थ भाव ही लेना है। ऐसे ही कुछ छोटे मोटे फर्क हैं, उनको आप एक बार रेक्टिफाई कर लीजिए। आज हम विवाह कब होगा इस विषय पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में दो तरह के विवाह प्रचलन में हैं। एक तो परंपरागत विवाह, जिसे हम अरेंज मैरिज कहते हैं। तो इसके बारे में तो सभी लोग एक मत हैं और आप सभी जानते ही होंगे कि यह सप्तम भाव का फल है। तो जब भी कोई ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में सप्तम भाव एक्टिव करेगा तो उस कालखंड में यदि जातक विवाह योग्य है तो उसका विवाह हो जाएगा। और यह सूत्र स्त्री पुरुष दोनों की कुंडली में एक जैसा ही काम करेगा। यानी सप्तम भाव एक्टिव है तो वह चाहे स्त्री जातक हो चाहे पुरुष जातक हो, विवाह हो सकता है। एक बात यहाँ पर और मुख्य रूप से आप जान लीजिए, दशानाथ से अंतरदशानाथ यदि सप्तम भाव की दूरी पर बैठे हैं तो भी सप्तम भाव एक्टिव होगा। तो इस स्थिति में भी विवाह हो जाएगा। पुरुष कुंडली में यदि द्वितीय भाव एक्टिव है अथवा दशानाथ से अंतरदशानाथ दूसरे भाव की दूरी पर बैठे हैं और विवाह योग्य आयु है तो उसका भी विवाह हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय भाव धन के अलावा कुटुंब के बढ़ने का सूचक भी है। इसलिए यहाँ पर पुरुष जातक का विवाह हो जाता है। और एक चीज विशेष ध्यान में रखिए कि यदि स्त्री जातक का द्वितीय भाव एक्टिव होता है तो उसका विवाह नहीं हो पाएगा, बल्कि उसके विवाह में कुछ न कुछ अड़चने जरूर उपस्थित हो जाएंगी। स्त्री जातक का विवाह यदि उसका अष्टम भाव एक्टिव है तो अवश्य हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव यानी ससुराल, उसका असली कुटुंब तो वही है। इसलिए अष्टम भाव जागृत होने पर स्त्री जातक का विवाह अवश्य हो जाता है। अब यह बात तो हुई अरेंज विवाह के योगों के बारे में। अब आइए प्रेम विवाह के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने आज भी बताया और पहले के चैप्टर्स में भी हम आपको बताते रहे हैं कि लव मैरिज यानी प्रेम विवाह चतुर्थ भाव का फल है। तो जब भी किसी ग्रह द्वारा चतुर्थ भाव एक्टिव किया जाएगा अथवा दशानाथ से अंतरदशानाथ चतुर्थ भाव की दूरी पर बैठे होंगे तो प्रेम विवाह हो सकता है। और इसमें एक बात और आप देख लें, चतुर्थेश यदि अपने भाव से सप्तम यानी दसम भाव में बैठा है तो इस जातक का 100% प्रेम विवाह होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जातक किसी अफेयर में है तो जब भी उसका चतुर्थ भाव एक्टिव किया जाएगा, भले ही दशानाथ से अंतरदशानाथ चतुर्थ भाव की दूरी पर बैठा हो, तब उसका विवाह हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना और जरूरी है कि प्रेम विवाह की परिभाषा क्या है। प्रेम विवाह के बारे में हम अक्सर यह मानकर चलते हैं कि लड़का लड़की का अफेयर है और वो बगावत करके या भागकर शादी कर लें तो वह लव मैरिज होती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अफेयर है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो घर से भागकर ही शादी करेंगे, बल्कि आजकल तो परिवार वाले ही उस रिश्ते को एक्सेप्ट करके
और बड़ी धूमधाम से अरेंज मैरिज करवा देते हैं। पर इसको आप चतुर्थ का फल ही मानिए, और लोग कह भी देते हैं कि लव कम अरेंज मैरिज है, लेकिन यहाँ लव कम अरेंज का कोई मतलब नहीं है। ये स्पष्ट तौर पर चतुर्थ भाव का फल है। इसी तरह यदि लड़का और लड़की पूर्व परिचित हैं, चाहे जिस स्तर पर भी हों, जैसे समाज के सभा समारोह होते रहते हैं, उनमें एक दूसरे को जानते हों, और अक्सर ऐसा होता ही है, चाहे स्कूल कॉलेज में साथ साथ पढ़े हुए हों, और भले ही उनमें अफेयर जैसी कोई चीज नहीं है, वो सिर्फ परिचित हैं, अथवा नाते रिश्तेदारी में शादी हो रही हो जिसमें वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं, अफेयर जैसी यहाँ कोई भी बात नहीं है, लेकिन वो पूर्व से ही परिचित हैं, एक दूसरे को जानते हैं, और विवाह अरेंज मैरिज के तहत ही पेरेंट्स ने निर्धारित किया है, तो भी यह सप्तम भाव का फल नहीं होगा, यह चतुर्थ का फल होगा। अफेयर में क्या होता है कि लड़का लड़की साल 2 साल एक दूसरे के साथ तथाकथित डेटिंग करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो यह लव मैरिज कहलाती है तो इसमें भी परिचित ही साल 2 साल के। और जो पूर्व से ही परिचित हैं, अफेयर नहीं है, मतलब वो जानते हैं, अननोन नहीं है, तो वह भी चतुर्थ का फल ही है, उसको भी लव मैरिज की श्रेणी में ही आपको लेना पड़ेगा। यानी विवाह की बात शुरू होने के पूर्व से जो परिचित हैं, वो सभी रिश्ते चतुर्थ का फल होंगे, और जो अननोन में पेरेंट्स द्वारा शादी की जाती है, जो अरेंज मैरिज, वह सप्तम का फल है। यह एक बारीक सा फर्क है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। तो यह तो हुई विवाह के योगों पर और कब होगा इस पर बातचीत। अब जो पिछला चैप्टर 100 हमने राकेश झुनझुनवाला जी के लिए मृत्यु योगों पर किया था, उसके संबंध में कुछ लोगों की जिज्ञासाएं हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनका पूछना यह था कि शुक्र की महादशा में यह मृत्यु हुई, तो यही योग इसके पहले की केतु और उसके पहले बुध की दशा में क्यों नहीं हुई? तो यह सवाल पूछने से साफ यही जाहिर होता है कि हमने अभी तक जितने भी चैप्टर्स किए हैं, उनको आपने ध्यान से नहीं देखा, और ध्यान से देखा है तो आपने उनके ऊपर कोई दिमाग पर बोझ डालने वाला काम नहीं किया। जिज्ञासा होना, तर्क का उठना, यह एक अच्छी बात है और होना भी चाहिए, पर सवाल पूछने से पहले उस पर मंथन अवश्य कर लीजिए। आपने वीडियो देखा और सवाल दाग दिया और हमने आपको जवाब दे दिया, तो यह आपको बहुत ज्यादा दिन तक दिमाग में नहीं रहेगा। यदि आप इसको मंथन करके दिमाग में इसका निचोड़ निकाल कर देखेंगे, तो आपको यह लंबी अवधि तक आपकी मेमोरी में चला जाएगा, और भविष्य में कभी भी जरूरत लगने पर यह आपको काम में आएगा। अब इस कुंडली में आप यहाँ देखें तो महादशानाथ शुक्र से अंतरदशानाथ शनि सप्तम भाव की दूरी पर बैठे हैं, और यही सप्तम मार्ग बन गया है, और यहीं से सारी कहानी इनिशिएट हुई है। इसी वजह से यह पूरा घटनाक्रम आगे प्राण दशानाथ केतु तक पहुंचा है, जबकि इसके पूर्व की केतु व बुध की दशा में अंतरदशानाथ ने किसी ने भी सप्तम नहीं खड़ा किया है। केतु की दशा की बात करें तो यहाँ सामने सिर्फ राहु है, तो राहु और केतु तो हमेशा समसप्तक रहते ही हैं, इसलिए इनका इतना इफेक्ट नहीं आता है। बुध के सामने समसप्तक कोई भी ग्रह नहीं है, इसलिए वहां सप्तम इनिशिएट ही नहीं हुआ। और केतु की दशा में हम बात करें शुक्र की, शुक्र जो कि प्रबल मारक हैं, तो वह भी केतु से पंचम भाव की दूरी पर बैठे हुए हैं। केतु जो कि छठे भाव में थे कुंभ राशि में, और शुक्र जो कि मिथुन राशि दसम भाव में थे, तो इनकी दूरी है पंचम। तो यहाँ पर पंचम खड़ा हो गया, जो कि रोग का भी नाश है, इसलिए उन दशाओं में ऐसा नहीं हुआ। क्रम मिलेगा तो आपको एकदम सीधा सीधा मिलेगा। आप सोचे कि एक दशा ने जो क्रम बनाया है वो पिछली दशाओं में भी रहा होगा या आने वाली दशाओं में भी होगा, तो ऐसा नहीं होता है, क्रम टूटता ही है। एक जैसा ज्योतिष में कुछ नहीं होता है, हर कोई कुंडली नहीं मिलती तो दशाएं कहाँ से मिल जाएंगी। तो जो भी सवाल उठे वो अपने अंतर्मन में उसको हल ढूंढने की कोशिश करें, नहीं आएगा तो हम बैठे ही हैं। तो आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं, और कल इसी विवाह वाली श्रृंखला पर ही आगे कुछ बातचीत करेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।